हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का इतिहास का 25वां लेक्चर है, 25th लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म कर लिया है और अब हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत कर चुके हैं। आधुनिक भारत में अभी तक हम लोगों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, मतलब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ वो पढ़ा। उसके बाद हमने न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में न्यूज़पेपर्स वगैरह की शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में न्यूज़पेपर्स वगैरह पे बैन लगाए गए। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारत में जो भी नए राज्यों का उदय हुआ, या कह सकते हैं नवीन राज्यों का उदय हुआ, न्यू स्टेट्स, बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि मुगल काल का जब पतन हुआ तो नए नए छोटे छोटे राज्य भारत में जन्म लेने लगे या प्रांतों में उनका विघटन हो गया। तो उस क्रम में हमने शुरुआत की अवध से, और सॉरी बंगाल से, और बंगाल में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं। और हमने कल तक देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, यानी कि 1757 में बंगाल का नवा मतलब अंग्रेजों का गवर्नर बन के आया था। ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बन के आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 में आया था। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं उसी के आगे। 1757 में होता है अलीनगर की संधि, मतलब ट्रीटी ऑफ अलीनगर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको याद करना है 9 फरवरी 1757 को हुआ था ट्रीटी ऑफ अलीनगर, यानी कि अलीनगर की संधि। और ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला कौन था? तो आपको पता होगा, सिराजुद्दौला इस टाइम बंगाल का नवाब था। कहाँ का? बंगाल का नवाब था। इसके बाद 23 जून 1757 का होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, कब होता है? 23 जून, यानी कि 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। और ये होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया था कि सिराजुद्दौला को यहाँ पे धोखा दे दिया था और वो अंग्रेज़ों की तरफ शिफ्ट हो गए थे, अंग्रेज़ों की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को जीत लिया। तो अगर इनमें नाम देखा जाए तो मानिक चंद थे, अमीर चंद थे, राय दुर्लभ थे, ठीक है, मीर जफर था। तो ये सब जो भी थे, ये सब शिफ्ट हो गए थे क्लाइव की तरफ, सिराजुद्दौला की तरफ से, और इसको धोखा दे दिया। इस वजह से क्लाइव ने इस युद्ध को जीत लिया। किस युद्ध को? प्लासी का युद्ध। ठीक है, और प्लासी के युद्ध के बाद अगर बात करें तो असली अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत भारत में हो चुकी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये बंगाल में किस जिले में हुआ था, क्योंकि ये तो सबको पता होता है कि बंगाल में हुआ था, लेकिन बंगाल के अगर किस जिले में आपसे पूछता है तो याद रखना है प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया नामक जिले में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल के नदिया नामक जिले में प्लासी का युद्ध हुआ था। और नदिया जिले में एक प्लासी नामक जगह है, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार। कौन? यदुनाथ सरकार। इन्होंने कहा है कि मध्यकालीन भारत का अंत इसी प्लासी के युद्ध के बाद हो जाता है और आधुनिक भारत का उदय हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर ये पूछता है कि कौन से इतिहासकार ने या इनमें से किसने, चार ऑप्शन आपको दे देगा, चार नाम दे देगा, पूछेगा इनमें से किसने ये कहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में मध्यकालीन भारत का अंत हो जाता है और आधुनिक भारत का उदय हो जाता है, तो याद रखिएगा ये कहा था यदुनाथ सरकार जी ने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद मीर कासिम बनता है बंगाल का नवाब। ठीक है, कौन बनता है? मीर कासिम, जो कि 1760 से 63 तक रहता है, 3 साल। और इसी के शासनकाल के बाद 22 अक्टूबर 1764 को होता है बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर का युद्ध। तो आपको ये भी याद रखना है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, यानी कि 1764 को। और इसमें 3 लोगों की सम्मिलित सेना थी। पहला देखिए, शाह आलम सेकंड, जो कि मुगलों का बादशाह था। मुगल बादशाह उस टाइम कौन था? शाह आलम सेकंड। दूसरा सुजाउद्दौला था, जो कि अवध का नवाब था। और तीसरा था मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह, सुजाउद्दौला अवध का बादशाह, और या अवध का नवाब बोल लीजिए, और मीर कासिम बंगाल का नवाब था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ जाएंगे। हाँ दोस्त, एक न्यूज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल 11 बजे, कल सुबह 11 बजे, यानी कि कल का मतलब मैं डेट बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो अगर आप लोग बाद में भी देखें तो आपको पता चल जाए। तो कल का डेट हो जाएगा 16 तारीख, नहीं 15 तारीख। ठीक है, तो 15 तारीख को 11 बजे
फिजिक्स का तीसरा लेक्चर जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं। तो फिजिक्स का लाइट वाला जो सेक्शन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि हम केवल आंसर देते चलेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 15 तारीख को 15 जुलाई को 11 बजे सुबह चैनल हीवन एकेडमी पे के यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा। तो आप लोग 11 बजे जरूर आके उस वीडियो को देखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम में जो भी आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई भी एग्जाम होता है एसएससी, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। और वैसे भी एक न्यूज ये भी है गुड आपके लिए कि आरआरबी एनटीपीसी का जो प्री बिड है टेंडर के लिए वो फाइनल हो चुका है। तो जल्दी ही अब टेंडर भी फाइनल हो जाएगा, प्री बिड कंप्लीट हो चुका है। तो एक आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो बिल्कुल आप पढ़ाई पे लग जाइए। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ते थे तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, तो हम और भी क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है मीर जफर। कौन बनता है? मीर जफर, जो कि रहता है 1763 से 65 तक। ठीक है, 1763 से 65। हम किसके नवाब की बात कर रहे हैं, कहाँ के? तो याद रखिएगा बंगाल के नवाब की बात चल रही है। और इसी मीर जफर के शासनकाल में होता है ट्रेटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद की संधि। और ये कब होता है? 1765 में। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था? 1765 में। और कौन इस टाइम पे बंगाल का नवाब था? तो याद रखना है मीर जफर बंगाल का नवाब था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है निजामुद्दौला। और इसका शासनकाल रहता है केवल 1 साल के लिए, 1765 से 66 के लिए। ये 1 साल के लिए बनता है बंगाल का नवाब। कौन? निजामुद्दौला। तो इस तरीके से हमने बंगाल के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि बंगाल का उदय किस प्रकार से हुआ और बंगाल में कौन कौन से नवाब थे और उनके किसके समय काल में क्या काम हुए। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पूरे कवर हो चुके हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जाने की उम्मीद नहीं है, ना ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कल यानी कि 15 जुलाई को जो भी 11 बजे सुबह हमारा फिजिक्स का लेक्चर आएगा उसको देखना ना भूलिएगा। पर डे 7:30 बजे शाम को एक वीडियो मिलता है हिस्ट्री का, और बीच बीच में हम लोग हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करते हैं फिजिक्स का, जो कि सुबह 11 बजे जाता है। तो दोनों आप फॉलो करते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम पढ़ना है अवध का नवाब। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवध के बारे में, कि अवध की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अवध किस प्रकार से अलग हुआ, और अब इनके नवाबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अवध के सीमा की बात करें, मतलब अवध कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो याद रखिएगा अवध की जो सीमा थी वो पश्चिम में कन्नौज से लेके पूर्व में कर्मनाशा नदी तक थी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अवध की जो सीमा थी वो पश्चिम की बात करें तो कन्नौज, और पूर्व की बात करें तो कर्मनाशा नदी तक थी। ठीक है, और अवध का अगर हम लोग स्वतंत्रता की बात करें कि अवध कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखिएगा जो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल था, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही अवध जो है वो स्वतंत्र राज्य के रूप में उत्पन्न हुआ। और इसका संस्थापक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अवध का जो पहला नवाब था वो था सादत अली खां यानी कि बुरहान उल मुल्क भी इसे बोला जाता है। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सादत अली खां। ठीक है, और यहाँ पे उसका दूसरा नाम लिखा हुआ है जो कि जिसको बुरहान उल मुल्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है कि अवध का पहला नवाब कौन था, तो सादत अली खां, और इसने 1722 से 1739 तक शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? फैजाबाद। तो अवध की पहली राजधानी क्या थी? फैजाबाद। उसके बाद देखिए सभी को पता होगा जिसने लेक्चर पिछला फॉलो किया है कि 1739 में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह यानी कि नादिर शाह का अटैक हुआ था। उस टाइम मुगल शासन कौन कर रहा था? तो मोहम्मद शाह रंगीला कर रहा था। और अवध का शासक कौन था? सादत अली खां था। ठीक है, और ये नादिर खां कहाँ से आया था? नादिर शाह, तो याद रखिएगा ये नादिर शाह आया था ईरान से, और इसे ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिले कि नादिर शाह का अटैक हुआ 1739 में, और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद गद्दी पे यानी कि अवध का नवाब बनता है सफदरजंग, और सफदरजंग हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, अगर कोई दिल्ली गया होगा तो उसे पता होगा। ठीक है, तो सफदरजंग बनता है अवध का नवाब 1739 से 1754 के बीच में 15 सालों के लिए। इसने जो मेन काम किया है वो किया 1742 में इसने पटना पर अधिकार कर लिया। कब? 1742 में इसने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इसी के शासनकाल में हालांकि मुगलों का जो शासक था वो तो अहमद शाह बन गया था, लेकिन अगर अवध की बात करें तो अवध में उस टाइम पे शासन कर रहा था, कौन कर रहा था? सफदरजंग। और इसने जब अब्दाली ने अटैक किया मुगल सेना पर, तो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध जो हुआ था उसमें इसने हिस्सा लिया था। तो सफदरजंग जो था इसने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लिया था, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। इसके बाद गद्दी पे बैठेगा शुजाउद्दौला, ठीक है। और शुजाउद्दौला का टाइम काल रहेगा 1754 से 1775, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसने शासन किया, लगभग 21 साल शासन किया, तो भूलना नहीं है। इसने पहला काम जो किया था, इसने शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी अपने यहाँ, ठीक है। शाह आलम द्वितीय को इसने क्या किया था, अपने यहाँ रहने का मौका दिया था, शरण दी थी। किसके खिलाफ? जब इमादुल मुल्क ने उसके खिलाफ अटैक किया था, तो उसी में शाह आलम सेकेंड को इसने मदद की थी, यानी कि शरण दी थी अपने यहाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट काम इसके टाइम काल में हुआ था इंपॉर्टेंट, वो हुआ था 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और एक तरफ से अब्दाली लड़ रहा था, अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी तरफ से कौन था? तो दूसरी तरफ से मराठों की सेना थी, ठीक है। और जो ये शुजाउद्दौला था, इसने अब्दाली की सहायता की थी बक्सर के युद्ध में, और यही रीजन है, देखिए भारत में यही तो हुआ है, आप आपस में ही ये लोग फूट करके विदेशी राज करते थे, ठीक है। तो जब अब्दाली यानी कि अफगान बाहर से अटैक किए, तो उसमें किसने मदद किया? पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली की मदद की शुजाउद्दौला ने, और आपको पता ही होगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अब्दाली ने मराठा की सेना को हरा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसके शासनकाल में, वो होता है 1773 में बनारस की संधि। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1773 में हुआ था बनारस की संधि, और इस टाइम पे जो अंग्रेजों का या ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। तो वारेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है बनारस की संधि। ये कब होती है? 1773, यानी कि 1773 में। तो आपको याद रखना है। उसके बाद इसी शुजाउद्दौला ने फैजाबाद में बहू बेगम मकबरा का निर्माण कराया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि फैजाबाद में बहू बेगम मकबरे का निर्माण किसने कराया, तो आपको याद रखना है, ये भी कराया था शुजाउद्दौला ने। आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अवध के नवाब जो कि है आसफुद्दौला। कौन है? आसफुद्दौला। आसफुद्दौला ने शासन किया 1775 से 1797 तक, यानी कि 22 साल इसने भी शासन किया। अभी तक हमने देखा था कि अवध की राजधानी थी फैजाबाद, लेकिन इसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अवध के नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट किया, चेंज किया, तो याद रखना है वो कौन था? आसफुद्दौला था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने 1775 में फैजाबाद की संधि की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 1775 में फैजाबाद की संधि किसने की थी? आसफुद्दौला ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर लोगों को और सारे तो याद रहते हैं, ताजमहल, लाल किला, ये सब याद रहते हैं, लेकिन लखनऊ का जो इमामबाड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसके बाद जो देखेंगे वो है नवाब अवध का सादत अली खां। कौन है? सादत अली खां। और ये शासन करेगा 1798 से 1814 तक, यानी कि 1798 से 1814 तक ये शासन करता है सादत अली खां। ये बेसिकली इसने किया था, अंग्रेज एक शासक था जिसका नाम था जान शोर, सर जान शोर, ठीक है। उसी के साथ इसने संधि की थी, और फिर उसी की मदद से गद्दी पर बैठा था, और इसके बदले उसने क्या किया? इलाहाबाद उसको दे दिया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे ये पूछता है कि जान शोर के साथ संधि करके कौन गद्दी पर बैठा था, कौन सा अवध का नवाब गद्दी पर बैठा था, तो वो था सादत अली खां, और इसी के बदले, गद्दी के बदले, इसने इलाहाबाद उसको दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, हेस्टिंग्स ने इसको राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसको हेस्टिंग्स ने राजा की उपाधि दी थी, तो दिया था सादत अली खां को। उसके बाद 1838 में मोहम्मद अली शाह ने छोटे इमामबाड़ा का निर्माण कराया। अभी हमने जो ऊपर देखा था इमामबाड़े का निर्माण, वो बड़ा इमामबाड़ा था, वो कब बना था? 1784 में। और जो छोटा इमामबाड़ा है वो बना था 1838, यानी कि 1838 में। किसने बनवाया था? मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है गा गाजिउद्दीन हैदर खां को बादशाह की उपाधि किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, गाजिउद्दीन हैदर खां को बादशाह की उपाधि हेस्टिंग्स ने दिया था। किसने दिया था? हेस्टिंग्स ने दिया था। दो उपाधि मैंने बताया, हेस्टिंग्स ने सादत अली खां को राजा की उपाधि दी, और हेस्टिंग ने ही गाजिउद्दीन हैदर खां को बादशाह की उपाधि दी थी। याद रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो नवाब बनेगा वो है वाजिद अली शाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1857 की क्रांति से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वाजिद अली शाह जो था, इसका शासनकाल रहेगा 1847 से 1856 तक, यानी कि 9 सालों तक इसका शासन रहेगा। और ये अवध का आखिरी नवाब भी कहा जाता है। क्यों? इसका रीजन है, देखिए
कि इसी के समय में यानी कि जब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठता है तो 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी जाती है। आउटरम अंग्रेज था, तो इसी की रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसके आधार पर 4 फरवरी 1856 को डलहौजी ने अवध का हड़प कर लिया था। ठीक है, आपको पता होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक एक नीति ले आया था डलहौजी, हड़प की नीति। इसी के तहत इसने क्या किया, 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया और उस टाइम पे शासन कर रहा था वाजिद अली शाह, इसीलिए ये अवध का आखिरी नवाब बन जाता है। कौन? वाजिद अली शाह। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अवध का आखिरी नवाब कौन था, तो वो था वाजिद अली शाह। और पहला तो आपको पता ही है, ऊपर मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमारा अवध वाला सेक्शन खत्म होता है कि अवध के बारे में जो भी नवाब वगैरह थे या अवध की उत्पत्ति कैसे हुई मुगलों से अलग होके, तो वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोगों को एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 2-4 मिनट का टॉपिक है, तो इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये आज कंप्लीट हो जाएगा 5 मिनट के अंदर, राजपूत शासन। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं राजपूत शासन के बारे में। देखिए, अगर हम राजपूतों की बात करें तो 1708 में बहादुर शाह फर्स्ट, हालांकि ये गद्दी कब बैठता है, 1707 में ही गद्दी बैठता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसी का लड़का रहता है ये बहादुर शाह फर्स्ट। हम लोग डाउनफॉल ऑफ मुगल्स यानी मुगल का जब पतन पढ़ रहे थे तो उसमें इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, 1708 में गद्दी पे रहता है बहादुर शाह फर्स्ट। इसने राजस्थान पे अटैक किया। कब किया? 1708 में इसने राजस्थान पे अटैक किया। ठीक है, किसने किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने, भूलना नहीं है आपको। उसके बाद वहाँ के शासक कौन रहते हैं, तो राजस्थान के अंदर जोधपुर यानी कि मारवाड़, उस टाइम पे मारवाड़ बोला जाता था, अब उसको जोधपुर बोलते हैं। तो वहाँ का शासक कौन था? अजीत सिंह, ये आपको नहीं भूलना है। उस टाइम पे 1708 में मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक था अजीत सिंह, और इसने बहादुर शाह फर्स्ट की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब जब बहादुर शाह फर्स्ट ने अजीत सिंह पे अटैक किया तो अजीत सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं पे आमेर, जो कि आज जयपुर के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस सिटी है, पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो जयपुर यानी कि आमेर के राजा थे जय सिंह, और जय सिंह पर भी इसने अटैक किया। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हुआ कि राजस्थान में किसने अटैक किया? बहादुर शाह फर्स्ट ने। कब? 1708 में। इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और जय सिंह को सवाई और मिर्जा की उपाधि दी गई थी। ये हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में पढ़ा था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसको कौन सा टाइटल मिला? तो अजीत सिंह को कौन सा टाइटल मिला? महाराजा का। और जय सिंह को कौन सा टाइटल मिला? सवाई और मिर्जा का। किसके द्वारा? तो जहादर शाह। जहादर शाह कौन था? तो ये मुगलों का बादशाह था, मुगल शासक था जहादर शाह। इसी ने अजीत सिंह और जय सिंह को उपाधि दी थी, किसकी? महाराजा और सवाई और मिर्जा की, क्रमशः। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे ये पूछता है कि राजपूतों का सबसे महानतम शासक कौन था, ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो आपको याद रखना है सवाई मिर्जा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह, जिसको सवाई और मिर्जा की उपाधि मिली थी, यही राजपूतों का सबसे महान शासक माना जाता है। कौन? सवाई मिर्जा जय सिंह। और इसका शासनकाल कब तक था? तो ये रहता है 1688 से 1747 तक। ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में अगर कहा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है, इसको भी आपको याद रखना है। ये एक महान साइंटिस्ट था। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके तब आगे बढ़िए। वीडियो को पूरा देखा करिए, नोट्स बनाया करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और अब तो आरआरबी एनटीपीसी का टेंडर भी फाइनल ही होने वाला है, क्योंकि जो उसका प्री बिड था वो कंफर्म हो चुका है। तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है, प्री बिड आरआरबी एनटीपीसी का कंफर्म हो चुका है। तो अब जल्दी ही आप लोगों को एग्जाम का डेट भी सुनाई देगा और आप लोग पूरी मन से तैयारी में जुट जाइए। और वैसे भी आज ही पेपर में आपको ये भी पता होगा कि लेखपाल के लिए 8000 पदों के लिए फाइनल अप्रूवल मिल चुकी है। तो सोच लीजिए, लेखपाल के 8000 पद भी आ रहे हैं, एसआई के 12000 पद आ रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो लगभग 10 से 12000 एसआई के पद यूपी में, 8000 लेखपाल के पद, वो मान चलिए कि इसी महीने में जुलाई एंड तक या अगस्त में आ जाएगा शुरुआत में। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का भी अगस्त में टेंडर फाइनल हो जाएगा। हालांकि प्री बिड फाइनल हो चुका है, तो अब फाइनल डेट जो है अगस्त में, उसका भी फाइनल हो जाएगा। तो आप मान चलिए आने वाले 3-4 महीने में यानी दिसंबर तक आपके 3-3, 4-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम होंगे। तो अगर अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप समय को मत बर्बाद करिए, चैनल को ज्वाइन करिए, हीवन एकेडमी ज्वाइन करिए, और रेगुलर जो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो फॉलो करिए। और हिस्ट्री जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए 25वां लेक्चर है, तो 25 से 30 लेक्चर और लगेगा हमें हिस्ट्री खत्म करने में। तो इस तरीके से आपका पूरा हिस्ट्री विथ डिटेल, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और दोस्तों को भी अपने ज़रूर बताइए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ये एक महान साइंटिस्ट था। कौन? जय सिंह। एक विद्वान थे, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर का भी निर्माण कराया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया है, तो आपको याद रखना है सवाई मिर्जा जय सिंह ने, जो कि कहाँ के शासक थे? आमेर यानी कि जयपुर के।
आगे बढ़ते हैं। इसने बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी बनवाए थे। रिसर्च सेंटर मतलब समझते हैं ना, शोध संस्थान, जहाँ पे रिसर्च किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं। तो इसने बहुत सारे, क्योंकि खुद ही साइंटिस्ट दिमाग का था, तो इसने बहुत सारे रिसर्च सेंटर भी बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं। इसने अगर बात करें तो 1714 में मुगल आर्मी ने जोधपुर पर अटैक किया था, और जोधपुर में उस टाइम कौन थे? अजीत सिंह थे। ठीक है, तो याद रखना है 1714 में मुगल आर्मी ने फिर से अटैक किया जोधपुर पे, और उस टाइम पे अजीत सिंह थे वहाँ पे। 1720 में सैयद ब्रदर्स ने जय सिंह सेकंड, ठीक है, जय सिंह सेकंड को सूबेदार ऑफ आगरा, मतलब आगरा का सूबेदार नियुक्त किया। तो याद रखना है, सैयद ब्रदर्स ने जय सिंह को आगरा का सूबेदार कब बनाया? 1720 में। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस तरीके से हमने आज अपना इतिहास का 25वां लेक्चर, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बंगाल के बारे में पढ़ा, उसके बाद अवध के बारे में पढ़ा, और राजपूतों के को भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा 7:30 बजे। आप डेली शाम को वीडियो देखना मत भूला करिए। 7:30 बजे वीडियो लाइव होता है, और उसके बाद कल आप लोगों को 11 बजे फिजिक्स का भी लेक्चर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।